गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद को रीड करेंगे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना जो वैसाखी मेला होता है उसमें शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में इकट्ठे हुए थे, जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून जो रोल्ट एक्ट था इसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद है। जो बाग है जलियांवाला का अमृतसर के अंदर, ये चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जो दहशत पैदा करके यानी विस्मय का भाव पैदा करके जो सत्याग्रही थे उनके दिलो दिमाग में ये पैदा करना चाह रहा था। इस प्रकार का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव बनाना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को ज़मीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। जो दमनकारी थे, इस प्रकार का जो सत्याग्रही रहे उन पर दमन का रास्ता सरकार ने अपनाया। उन लोगों पर कोड़े भी मारे गए और गांव जो गुजरांवाला पंजाब में है पर बम बरसाए गए थे। गुजरांवाला पर हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रोल्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। जो रोल्ट एक्ट था ये शहर और बड़े बड़े कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। पहला विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता जो खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। जो ऑटोमन साम्राज्य का जो खलीफा था, इस सम्राट के ऊपर एक बहुत बड़ी शांति संधि सौंपने की तैयारियां थी। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का कोई भी सहयोग ना दिया जाना था। असहयोग ही क्यों? अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी 1909 के अंदर, इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। भारतीयों के सहयोग से ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित हुआ और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी, अपना राज स्थापित हो जाएगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों,
स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाए। बहुत बड़े स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए, किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में नागपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई।